नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम से मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात के उनके कार्यक्रम है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर हैं और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और इसी के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसमें खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात ये मानी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस मुलाकात में किन बिंदुओं पर चर्चा होगी फिलहाल ये देखना होगा, लेकिन दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है और साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अखिलेश यादव से जुड़ी यह बड़ी अपडेट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर बकायदा ये पोस्ट किया है और पोस्ट करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में मीडिया के मनोबल का एनकाउंटर, पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव, पत्रकारों पर एफआईआर और पत्रकारों को निर्वस्त्र कर जमकर पीटा गया। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बकायदा एक्स पर यह पोस्ट किया और पत्रकारों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के मनोबल का एनकाउंटर हुआ है बीजेपी की सरकार में, पत्रकार की हत्या हुई है, पत्रकारों पर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पत्रकारों को निर्वस्त्र पीटा भी गया है। तो यह एक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने, जहां पर बीजेपी को जमकर घेरा है और पत्रकारों को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के मनोबल का एनकाउंटर हुआ है बीजेपी राज में, पत्रकारों की हत्या हुई है, पत्रकार पर अननेसेसरी प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, पत्रकारों को निर्वस्त्र तरीके से पीटा भी गया है। ये तमाम तरीके के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने अपने इस एक्स पोस्ट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बीजेपी को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तो एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा से एक साथ खड़े हैं, दूसरों के दुखों को बांटने का काम किया है। बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है, जिसमें ये साफ साफ बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए थे कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका जवाब भी लगातार पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है। और अब बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं अवधेश, जहां पर उन्होंने कहा कि हम तो एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का काम करते हैं। बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है, एक दूसरे के सुख दुख में हम हमेशा खड़े हैं। ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा नीति रही है और रीत रही और नीति रही कि समाज को बांटने का। और ये तो अंग्रेजों के जमाने में था, डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। तो भारतीय जनता पार्टी का वही फार्मूला, वही एजेंडा चल रहा है, लेकिन ये समाज को बांट नहीं पाएंगे, देश को नहीं बांट पाएंगे। देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा देश अनेकता में एकता के सूत्रपात में बंधा हुआ है। हमारे प्रदेश की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में रहते हैं। तो यही हमारे देश की परंपरा है, मान्यता रहा है और इसी से हमारा देश मजबूत रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी कितना कहे देश को बांटने का, समाज का, वो उसमें सफल नहीं हुई। देश कभी नहीं बट सकता है, समाज कभी टूट नहीं सकता है, देश नहीं बट सकता है, समाज नहीं टूट सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटायर्ड फौजी को 3rd डिग्री दिए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मौजूदा सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम फौजियों के सम्मान में तो न्याय करें। दरअसल आरोपी रिटायर्ड फौजी और उसके साथियों पर पुलिसकर्मियों से पिटाई का मुकदमा दर्ज था और दरोगा की तहरीर पर 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिसकर्मियों पर आरोपी फौजी ने 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद तमाम संगठन फौजी के समर्थन में उतर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, रिटायर्ड फौजी का यह पूरा मामला है जिसमें तमाम तरीके का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सवाल योगी सरकार पर उठ रहे हैं कि कम से कम आम जनता तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन एक फौजी जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया था कि रिटायर्ड फौजी के साथ जिस तरीके का व्यवहार योगी सरकार में पुलिस कर रही है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनमानस किसी भी प्रकार से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस तरीके के ट्वीट के बाद अब राजनीति फिलहाल ज्यादा से ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। नहीं राहुल, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि योगी सरकार तो एक्शन लेती है और खासतौर से ये तो रिटायर्ड फौजी से जुड़ा मामला है, इसमें विपक्ष जो है वो तो राजनीति करेगा, लेकिन सच्चाई कितनी है? पीड़ित की तरफ से क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? सचिन जी, जैसा कि आज सामने आया है, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फौजी और पुलिसकर्मी के बीच जो दरोगा है हिमांशु मलिक, दोनों लोगों के बीच में झड़प हो रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में भी काफी जोरों से वायरल हो रहा। लेकिन वही अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस विभाग का कहना यह है कि फौजी जो है, रिटायर्ड फौजी ने इसमें पुलिसकर्मी पे पहले हमला किया था, जिसके जवाब में दोनों तरफ से मारपीट हुई है। लेकिन अब क्या एक्शन इसमें लिया जा रहा है आगे? रिटायर्ड फौजी है, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राजनीति कर रही हैं, पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन अब पुलिस की तरफ से क्या एक्शन इसमें लिया जा रहा है? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने मामले की जांच के लिए सीओ सिटी को ये सौंप दिया है और वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और यह पूरा मामला रायबरेली जिले में आने वाले डलमऊ तहसील के घुरवारा चौकी का है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी में आगामी महाकुंभ जो कि 2025 में होना है और इसी के चलते जूना अखाड़े के तमाम शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, नागा साधुओं समेत संयुक्त किन्नर अखाड़े ने नगर प्रवेश किया। तो जनता टीवी से बातचीत करते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है, जनता टीवी की आप ये ग्राउंड रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां आज जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़ा संयुक्त आज नगर प्रवेश कर रहा है, ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किन्नर अखाड़े के द्वारा अब नगर प्रवेश करने की शुरुआत हो गई है और साथ ही जूना अखाड़े में और घोड़े पर और गाड़ियों पर रथ पर सवार साधु संत नगर प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में अब साधु संत जहां यहाँ से निकलेंगे और साथ ही मौजगिरी आश्रम में रहेंगे और जब तक जमीन नहीं कट जाती मौजगिरी आश्रम में रह के पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वहां से वो संगम तट के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं सारी व्यवस्था। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर हमारे साथ पवित्रानंद जी, आज आप लोग नगर प्रवेश कर रहे हैं, यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या कहिएगा? जी बहुत बहुत बधाई हो सभी प्रयागराज वासियों को। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंद गिरी। आज आगाज हुआ है आने वाले 2025 के कुंभ का। दिव्य और भव्य रूप से ये कुंभ होगा। आज पहली नगर प्रवेश हमारी यात्रा है वो संपन्न शुरुआत हुई है और बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता से वो संपन्न होगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आने वाले कुंभ का जो आगाज है भव्य रूप से दिव्य रूप से ये कुंभ होगा। जय श्री महाकाल। तो तब तक आप लोग यहाँ पर से निकलेंगे और मौजगिरी आश्रम में रहेंगे? जी मौजगिरी आश्रम खत्म होगा और वहाँ से फिर सब अपने अपने लोग जाएंगे। ठीक है। हाँ देखिए हमारे साथ यहाँ पर हरिगिरी जी महाराज जी, आज आप लोग निकले हैं, कितनी भव्य और दिव्यता होगा, सुरक्षित कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा, क्या कहिएगा? ये समझिए ये अपने आप में कुंभ मेला 2025 जिसमें पहली बार 40,000 करोड़ के आने वालों के
जनमानस को देखते हुए, भक्तों को देखते हुए, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव नमः, अतिथि को देवता माना जाता है। उस प्रकार से 25 करोड़ समझिए एशिया का, या ये समझिए कि कई देश बन जाएंगे, नहीं इस प्रकार के जो है कि ये विशाल, ये विराट में कुंभ मेला 2025 के लिए प्रस्थान कीजिए, नगर प्रवेश कीजिए। एक अलग जिला बसता है जिसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इस बार क्या संदेश आप लोग देंगे? जिला नहीं, महाजिला, महाकुंभ मेला, महाजिला, जिसमें किसी जिले में इतना सीओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट या अपर अधिकारी, अपर मजिस्ट्रेट इतने नुक्त किसी जिले में नहीं जितना कुंभ मेले जिले में होते हैं। इसका सबसे बड़ा जिला। देखिए, हमारे साथ हरि जी महाराज थे और जिन्होंने बताया कि किस तरह से कुंभ सुरक्षित होगा और स्वच्छता के संदेश दिए जाएंगे और भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ में साधु संतों ने जाने के लिए आगाज कर दिया है और यहाँ से नगर प्रवेश के लिए रवाना हुए हैं और मौजगिरी आश्रम में ये यात्रा खत्म होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और ये वो स्कूल है जिसमें छात्रों की संख्या 50 से भी कम है और जानकारी के अनुसार दूसरे नजदीकी स्कूलों में इसको मर्ज किया जाएगा। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूलों का भविष्य संकट पे आ गया है। कल बीते दिन महानिदेशक शिक्षा कंचन वर्मा ने एक बैठक की। बैठक करने के बाद अधिकारियों से डिटेल मांगे कि जिन स्कूलों की संख्या में 50 से कम बच्चे हों उनकी सूची बनाई जाए। ऐसे स्कूलों की संख्या तकरीबन 27,000 से ज़्यादा निकल के आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक स्कूल पर 50 से कम बच्चे हैं तो उन स्कूलों को उन पास के अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। ऐसा करने पर तकरीबन उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूल बंद हो सकते हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगले 10 दिन बाद यानी कि 13 नवंबर को और 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से BSA जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनकी बैठक महानिदेशक ने लखनऊ में बुलाई है। उसमें पूरी तौर से देखा जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या नहीं, और किन स्कूलों को किन हालातों में चलाया जा सकता है और बंद किया सकता है। लेकिन ऐसे तमाम स्कूल हैं, तमाम शिक्षकों की ऐसी तमाम शिकायतें भी आ रही थी कि उनके स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है या 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद उनको वहाँ जाना पड़ता है। वो स्कूल इतने रूरल इलाके में होते थे, इतने बिहार में होते थे जहाँ पर जाना भी मुश्किल नहीं था और वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे स्कूल में जो खास तौर से महिलाएं टीचर हैं उनके सामने भी बड़ा संकट था। इन तमाम संकटों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो स्कूल पहले खोले गए थे लेकिन वहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं उन स्कूलों को या तो बंद कर दिया जाए या फिर आसपास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। और पीलीभीत में चोरी के शक में गोली चलाने का यह मामला सामने आया। दरअसल मकान के एक घर में घुस रहे 2 लोग, मालिक ने जब शोर मचाना शुरू किया तो आपको बता दें कि इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपने आप को घिरता देखकर मोहल्ले के लोगों पर ही हमला कर दिया। वहीं मकान मालिक ने अपने लाइसेंसी असला से दोनों के ऊपर यह गोली चलाई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में एडमिट किया है। आज दिनांक 2/3 नवंबर की रात थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बाग गुलशेर खां में रात्रि 1:30-2 बजे करीब 2 अज्ञात व्यक्ति मकान में चोरी करने के लिए घुसे, जिस पर जाग होने पर मकान मालिक निकले घर से बाहर। उनके निकलते ही दोनों अभियुक्तगण उनके ऊपर जान से मारने के लिए से हमलावर हो गए। आत्मरक्षार्थ उनके द्वारा अपने लाइसेंसी असला से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिसमें एक अभियुक्त का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम यादराम उर्फ यादा निवासी नौगांव पगड़िया थाना सुनगढ़ी ज्ञात हुआ है। दोनों अभियुक्त HS अपराधी हैं। इनके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उपचार के लिए दोनों को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, 2 घायल आए हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ, 2 चुटैल हमारे यहाँ रात को 2:40 2:45 पे आए हैं, जो कि गोली लगने के कारण घायल हुए हैं और इन मरीजों को महेश पटेल नामक व्यक्ति भर्ती करा के गए हैं। एक के यादराम के पेट में लगी है गोली
और दूसरे के जो है महेंद्र है उसकी बाएं पैर में चोट लगी है। दोनों की स्थिति गंभीर है, दोनों के एक्सरे करा दिए गए हैं, चोटें उनकी नोट कर ली गई हैं और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद सर्जन की राय लेकर के उनको उचित अच्छा इलाज के लिए KGMU लखनऊ के लिए 108 के द्वारा और ALS के द्वारा भेजा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव कानपुर पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव का भव्य स्वागत हुआ। कानपुर में सपा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम यह था। सपा ने नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। नसीम सोलंकी जिनको मैदान में उतारा है, सीसामऊ सीट से प्रत्याशी हैं। नसीम सोलंकी पूर्व विधायक की पत्नी है नसीम सोलंकी और इस वक्त वो विवादों में भी चल रही हैं क्योंकि मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना की थी उसके बाद से लगातार उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर, बड़ा बयान। सपा के राष्ट्रीय महासचिव कानपुर पहुंचे हैं और बड़ा बयान भी उनका सामने आया। शिवपाल सिंह यादव का यहां पर स्वागत हुआ। कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है। सपा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा ने नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, मैदान में उतारा है। सीसामऊ सीट से प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जिनको मैदान में सपा ने उतारा है। पूर्व विधायक की पत्नी है और अभी सुर्खियों में भी थी, विवादों में भी थी। अमेठी से कांग्रेस सांसद भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपचुनाव को लेकर उनका बयान भी सामने आया है। नहीं, हम लोग जब पहले भी मैं आया था क्योंकि 2 मीटिंग्स मेरी हो गई, एक तो कार्यकर्ताओं के साथ, एक हम लोगों ने संविधान सम्मेलन किया था, तो 2 मीटिंग जहाँ पे हुआ था उस समय ये था कि अलायंस का क्या स्वरूप रहेगा। तो अब चीज़ें सामने आ गई कि हम लोग समाजवादी पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनवाइट किया था कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ यहाँ का, तो उन्होंने इनवाइट किया था तो कि आज उनका केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है, तो उसमें शायद माननीय शिवपाल जी भी आ रहे हैं, तो और हमारे सारे लोग भी यहाँ पे रहेंगे उनके साथ में। हम लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी जीत के लिए कोशिश करेगी कांग्रेस यहाँ पे। उपचुनाव है ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का बयान आया कटोरिए बटोरिए, आपको क्या लगता है इस तरह के बयान देना इन चुनावों वो चुनाव के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं? मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी साझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाली नहीं है। आज मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का उपचुनाव को लेकर अलायंस हो गया है और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है तो वो कितने पे लड़ रही है? 9 पे हैं? तो अब तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।